नहीं, मेरा ये कहना है कि ऐसे लोग को चिन्हित करके दंडित करने का काम करें जो उनकी मंशा के खिलाफ काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, फाइलों में उनके पक्ष में जो वोटिंग करेंगे वो उनके समर्थक हुए। अब मैं बता दूं कि GEAC जो कमेटी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग मॉडिफाइड अप्रेजल कमेटी, अब अप्रूवल नहीं रहा, अब अप्रेजल हो गया। लेकिन ये है कि आखिर कौन से लोग हैं, इसके पीछे खेल क्या है, कौन अफसर है? हाँ, खेल क्या है? पूरे खेल में बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बायर, मोन्सेटो, कारगिल जैसी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वह भारत के खेती पर कब्जा चाहती हैं। और कब्जा खेती से शुरू होता है बीज से। जब बीज उनके हाथ में चला जाएगा, बीज का व्यापार उनके हाथ में चला जाएगा, तो देश में किस चीज़ का उत्पादन कितना करना है, नहीं करना है, वो नियंत्रित। क्योंकि ये बांझ, ये नसबंदी किया हुआ बीज है, ध्यान दीजिए, इससे पूरी खेती बांझ हो जाएगी। इससे बीज नहीं पैदा होगा। ध्यान देना है इस टेक्नोलॉजी में। लोग कह रहे हैं कि कैसे कंट्रोल करेगा, वो जितना बीज जिस चीज़ का बाजार में उपलब्ध कराएंगे उतनी खेती होगी देश में। अच्छा, लेकिन आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आपके नेता जो हैं, जिस पार्टी से आप जी, तेजस्वी जी, इस बात को लेकर के कभी उठा नहीं रहे इस बात को? मैं उसी पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। और एक बात मैं कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल के घोषणा पत्र में और राष्ट्रीय जनता दल के नेशनल एग्जीक्यूटिव जो दिल्ली में हुई थी, उसमें भी स्पष्ट रूप से इन बातों को वहाँ अनुमोदन प्राप्त है। और मैं किसान हूँ, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। मैं किसान प्रतिनिधि और एक जनप्रतिनिधि, दोनों का दायित्व है। किसान प्रतिनिधि के तौर पे हम सड़क पे बोलते हैं, आंदोलन करते हैं, और जनप्रतिनिधि के हिसाब से हम सदन में बोलते हैं। लेकिन आपका मतलब है कि आपके मामले को विषय को पहले विषय के अंदर डिस्कस कर लें तो बेहतर हो। सवाल ये है कि हम लोग महत्व के विषय पर जो बोल रहे हैं उस पर किसी को कन्फ्यूजन है, पहले वो सवाल करें, वो राजनीतिक सवाल बाद में करें। दूसरा सवाल यह है सर कि आखिर बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो आप चाहते हैं कि ये कब्जा करना चाहते हैं, इन अधिकारियों को फायदा क्या है? आखिर वो क्यों सफल? उसके पीछे कुछ कारण होगा ना। इस देश में पूंजीवादी व्यवस्था के बड़े समर्थकों एक वर्ग है कि देश में पूंजीवाद का प्रभाव बढ़े। और पूंजीवाद का प्रभाव कैसे बढ़ेगा? इसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जरिए। अब वो कौन कौन लोग हैं? जाहिर सी बात है कि जो उसके समर्थन में बयान देंगे, जाहिर सी बात है फाइलों में उनके पक्ष में जो नोटिंग करेंगे वो उनके समर्थक हुए। अब मैं बता दूं कि GEAC जो कमेटी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग मॉडिफाइड अप्रेजल कमेटी, अब अप्रूवल नहीं रहा, वो अब अप्रेजल हो गया है। क्योंकि वो कानून विरुद्ध था, अप्रूवल को हटाया गया शब्द, क्योंकि वो पावर नहीं था उनको अप्रूवल देने का। अब वो अप्रेजल कमेटी है आज के दिन में। बहुत तकनीकी सवाल आपने किया है। तो अप्रेजल कमेटी, वो 22 सदस्य उसमें नौकरशाह और कृषि विशेषज्ञ हैं, वैज्ञानिक। और लिखा है उसके कानून में कि किसी भी GM मॉडिफाइड सीड पर अगर अप्रेजल करना हो तो कमेटी बाहर के लोगों को भी बुलाएगी चर्चा करने के लिए। और बाहर के लोग कौन होंगे? कृषि विशेषज्ञ होंगे, किसान होंगे, विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर होंगे। लेकिन आप उस वेबसाइट पर जाइए और देखिए कि पूरे डिस्कशन में किसी भी किसान प्रतिनिधि से, किसान संगठन से और रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टरों से नहीं बात की गई। सीधे मनमाने तरीके से 22 सदस्यीय कमेटी ने अप्रूवल दिया है। अब ध्यान दीजिए कि तो बात तो खुल गई कि कौन लोग उसके समर्थक हैं। वो तो मैं वेबसाइट में दिया हूँ। सर ऐसा खेल क्या खेला यही है कि आप 1917 देश की आज़ादी की लड़ाई के महानायक महात्मा गांधी बिहार के चंपारण में आज़ादी की लड़ाई लड़ने नहीं आए थे, किसानों की आज़ादी की लड़ाई लड़ने आए थे। तब की ब्रिटिश सरकार यहाँ पर तिलकठिया प्रथा से खेती कराती थी नील का, वह एक विदेशी फसल था। दुनिया के बाजार पे जो कब्जा करने वाली जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वह भारत को भी एक बाजार को समझ करके हमारी जैव विविधता और फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा, दोनों को ही नष्ट करना चाहते हैं कि वो अपना निर्यात को बढ़ा सके। जो भारत में जो सीड का व्यापार है, खाद्यान्न का व्यापार है लाखों करोड़ का, उस पर वो कब्जा चाहती हैं। इसके लिए यह लोग, वो लॉबी जो देश में बैठे हुए सत्ता में लोग हैं, वो लोग जो देश में बैठे हुए वर्तमान सरकार में लोग हैं, जिन लोगों ने 3 कृषि कानूनों को लागू करने का असफल प्रयास किया और जन आंदोलनों के माध्यम से कानून को वापस लेने का काम किया था, वही ताकतें बिहार के भीतर भी सक्रिय हैं। क्योंकि भारत
इस मामले में जो कृषि विषय है वह राज्य सूची का विषय है, केंद्रीय सूची नहीं है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ऐसे लोगों को नीतीश कुमार भी बढ़ावा दे रहे हैं? नहीं, मेरा ये कहना है कि ऐसे लोग को चिन्हित करके दंडित करने का काम करें जो उनकी मंशा के खिलाफ काम कर रहे हैं। सर, एक सवाल है, एक मिनट सवाल है ये कि आप किसानों के लिए बड़ी ही अच्छी लड़ाई करते हैं, आपने मंत्रालय से भी इस्तीफा दे दिया, बहुत सारे त्याग भी किए, आखिर क्या कारण है कि बार बार आप सवाल उठाते हैं, किसानों के हित में सवाल उठाते हैं? कौन वो लोग हैं जो कृषि डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, अपना फायदा सोचते हैं, और क्यों कार्रवाई उन पर नहीं हो रही है? मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं बार बार सवाल उठाऊंगा आगे भी। कोई एक विषय बताइए जिसमें केवल जीवन में एक बार सवाल हुआ हो, आगे ना हुआ हो, वो सरकारी नौकरी नहीं। सवाल को सवाल क्यों, कृषि पर आपको चिंता है कि सवाल नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, कृषि पर बहुत अच्छा काम आपने हाँ यही किया। और और सबसे बड़ा है कि जब राज्य की आबादी 80% जब किसानी करती है तो देश इस राज्य में बहस में 80% किसान होना चाहिए। क्या इस मीडिया वर्ग से लेकर बात को कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ? आप यह बात समझिए। फिर बात आप सवाल तो कर दिए तो हमको जवाब दीजिएगा कि आप ही जवाब दीजिएगा? आश्चर्यजनक है। अब सवाल आपके समाप्त हो गए तो मैं बोलूं? आपको मैं बता रहा हूं कि 90 के दशक में जो डंकल ड्राफ्ट था, जो WTO रिजीम आने से पहले जो ड्राफ्ट था उसको बोलते हैं डंकल ड्राफ्ट, जिस पर निगोशिएशन जब हुआ तो वह जनरल ट्रेड एग्रीमेंट था। तो जनरल ट्रेड एग्रीमेंट में एग्रीकल्चर को बाहर करवाने में सफल रहे हम लोग जैसे लोग, देश और दुनिया के जो लोग थे, तीसरी दुनिया के लोग, किसानों के हक में लड़ने वाले। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि WTO में हम एग्जम्पशंस ले लिया कि एग्रीकल्चर पर भविष्य में जो रणनीति तय करेंगे वह देश की सरकार करेगी, और इसीलिए हमको 300% आयात कर लगाने का अधिकार मिला, और इसीलिए अभी भी देश की खेती बची हुई है और हम निर्णय करते हैं कि हमको क्या करना है, नहीं करना है। तो आप कह रहे हैं कि हमने क्या बदला हासिल किया? हम दुनिया के लड़ करके हमने हासिल किया किसानों के हक के लिए इस देश में, यह साक्ष्य है। फिर नए तरीके से बदलाव की कोशिश कर रही हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां, और ताकतवर लोग हैं, फिर वो नए तरीके से भारत के खेती में घुसना चाहते हैं, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। और मैंने कहा कि देश की 80% जब आबादी किसानों की है तो पूरे विमर्श में, और मीडिया का विमर्श हो, बौद्धिक वर्ग में हो या राजनीतिक क्षेत्र में, 80% विमर्श इसी पर होना चाहिए। लेकिन आप ठीक से स्टडी करिएगा तो मीडिया और इंटेलेक्चुअल क्लास में मुश्किल से 5% भी बहस नहीं हो रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है। 80% आबादी पर बहस कितना है? 5%, और 95% बहस है धर्म पर, संप्रदायवाद पर। इस पर बहस चल रहा है इस देश में, जो मुख्य विषय नहीं है। मुख्य विषय कैसे बन जाता है ये मीडिया के लोग बेहतर बंधु जानते हैं। आप बार बार लिखा मुख्यमंत्री को जी, ये, और सभी इसके अलावा सभी विधायकों, सभी विधान पार्षदों और सभी सांसदों को भी मैंने ये पत्र भेजा है कि आप इसको विधानसभा से लेकर लोकसभा तक आप इस विषय को लेकर के बहस को आगे बढ़ाइए किसानों के पक्ष में, और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करें। आंदोलन भी करेंगे। कृषि मंत्री आपके पार्टी की एक बात हुई है उनसे? मैं कहा मैं किसान नेता हूँ सबसे पहले, पार्टी के और मैं जब मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रहा हूँ तो माननीय मंत्री को कोई उनसे अलग नहीं है, वो सरकार के हिस्सा हैं। और जहाँ तक बात है, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि माननीय मंत्री ने उस फाइल पे दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। मैं उनको साधुवाद और बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री से मिलेंगे आप इस मामले में? मैं पत्र भेज रहा हूँ, ये मैं मिला, और मिलने का कोई साक्ष्य नहीं होता, लेकिन जो मैं लिखा हुआ वो साक्ष्य है, इसको नहीं मिटाया जा सकता। मिलने का अर्थ क्या हुआ? जिस सवाल को लेकर के है, उस सवाल को लेकर के मैं रिटर्न जा रहा हूँ, लिखित में जा रहा हूँ। मिलने का भी सवाल होगा, जरूरत होगा तो सदन भी होने वाला है, उसमें क्या रहेगा आपका? एकदम ये सवाल रहेगा मेरा। ये जीएम सीट पर भी मेरा सवाल रहेगा, बिहार में मंडी कानून पर भी मेरा सवाल रहेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर मल्टीपल एजेंसी खरीद करे, यह भी सवाल होगा। इन सभी मामलों पर पार्टी गाइडलाइन से बाहर भी जा सकते हैं सदन के अंदर? जी, आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि यह सभी तथ्य पार्टी लाइन के भीतर हैं, और जब यह पार्टी लाइन के भीतर है तो पार्टी मेरे से इस विषय पर चर्चा करेगी जरूरत होगा तो, और मैं भी पार्टी से चर्चा करूंगा जरूरत होगा तो। यह विषय हमारा अंदरूनी है जिसको हम इसको सुलझाएंगे।